जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आपके दरबार में हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कुछ खबरें बिहार से हैं। 10-11 दिसंबर को पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। पहले दिन कुछ खास लोगों की बैठक होगी। वह बैठक कर्पूरी ठाकुर सभागार में होगी। दूसरे दिन खुला सत्र होगा। पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण, विभिन्न प्रदेशों के, यह सब लोग भाग लेंगे। वह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बैठक आहूत की जाएगी 11 दिसंबर को। एक खबर है बिहार से ही, वहाँ के निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार कि यहाँ 1,37,00,000 रुपए मिल चुके हैं और उनके विभिन्न ठिकानों पर दानापुर में, पटना में, गाजियाबाद में, मेरठ में, नोएडा में विभिन्न स्थानों पर छापे पड़ रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के पास कैसे करोड़ों रुपया आता है, अरबों खरबों आता है। उसके लिए शासन प्रशासन का अंग बन जाना ही क्या पर्याप्त है? ये सवाल है कि आखिर इतना करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया इन लोगों के पास कैसे आ जाता है? व्यवस्था की कमी है। इसी व्यवस्था का विरोध किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति इसीलिए वो चाहते थे कि इस स्तर की क्रांति हो जाए कि ना तो गरीबी अमीरी का अंतर रहने पाए, न किसी के पास इतना हो जाए कि वो लोगों को खरीदना शुरू कर दे, और ना ही किसी के पास इतना कम रहने पाए कि वो जो है बिकने के लिए मुहताज होने लगे। एक खबर है वैशाली से एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से लूट हुई है, जिसको लेकर के बिहार सरकार, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। इधर यूपी में भी कई जगहों पे लूट हुई है, लखनऊ में भी लूट हुई है और बिहार में भी लूट हो रही है। तो दोनों सरकारें कटघरे में खड़ी है, जनता जवाब चाहती है। एक विशेष विषय आ रहा है चुनाव को लेकर के। अभी दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव हुआ है तो उसमें आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो उसका जीतना लाजमी भी था, क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी ने सहयोग किया था और माननीय यशवंत सिन्हा जी ने आशीर्वाद दिया था। वो इसलिए कि जब चुनाव हो रहा था तो वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव, जब माननीय यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके चुनाव में मदद तो आम आदमी पार्टी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन कांग्रेस वास्तव में रेस से बाहर है। और जहां थोड़ा बहुत दिख भी रही है, आने वाले समय में कांग्रेस चुनाव की रेस से बाहर हो जाएगी। चुनाव की रेस में कांग्रेस है ही नहीं। वो तो दिल्ली में भी रेस में नहीं थी। अगर कांग्रेस भी रेस में होती तो विचार किया जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस ने भी यशवंत सिन्हा जी का समर्थन किया था राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब उन्होंने देखा, सिन्हा ग्रुप ने देखा कि कांग्रेस तो रेस में है ही नहीं, तो एक तरफा फैसला दिल्ली के लिए लिया गया था माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में जिता देना है। अब दिल्ली में उनका कायस्थ समाज का वोट है, बड़े पैमाने पे वोट है, सवर्ण समाज का वोट है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, किसान, मजदूर जो माननीय किरण सिन्हा जी से जुड़े हुए हैं, उन सबका वोट है। माननीय किरण सिन्हा जी ने किसान आंदोलन में पूरा समय दिया और किसान आंदोलन में बड़ा सहयोग किया, मजदूर आंदोलन में सहयोग किया, लड़ाई लड़ रही हैं, 40 साल से लगभग दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। तो माननीय किरण सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और आम आदमी पार्टी को 134 सीट वहां पर मिली। भाजपा को 104 सीट मिली है, कांग्रेस को 9 सीट मिली है और 3 निर्दलीयों को मिली है।
ये प्रमुख खबर रहा। एक विशेष खबर पूरे देश के लिए है और वो है अवैध बस्तियां बनना। पूरे देश प्रदेश में आप नजर डालें तो झुग्गी झोपड़ी, दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि अवैध बस्तियां होती जा रही हैं। तो अवैध बस्तियां कैसे होती हैं कि उनमें प्लाट पड़ा हुआ, जमीन पड़ी हुई है। वो जमीन, एक उदाहरण लखनऊ का दे रहा हूं, तो लखनऊ में आज दैनिक जागरण ने बड़ा अच्छा उसका स्टोरी किया है। दैनिक जागरण ने उसको बहुत अच्छे ढंग से छापा हुआ है। तो उसमें वो लिखता है कि नगर निगम की जमीन, कहीं रेलवे की जमीन, कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन, कहीं आवास विकास की जमीन, कहीं परिवहन निगम की जमीन, उस जमीन पर मजदूरों को बसा दिया जाता है। मजदूर जो बसते हैं उनको बिजली की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, उनके टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। भले उनका टॉयलेट का नल जो है वो खुले नाले में जाता हो, लेकिन व्यवस्था रहती है। और उसके बदले में 4-5 हज़ार रुपया शुरुआत में, कहीं 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो जैसे हुआ, जो जैसे तय हुआ, वो पैसा कोई ना कोई ठेकेदार ले लेता है। और उसके बाद फिर मंथली चार्ज शुरू हो जाता है कि 1 हज़ार रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया महीने में देना है, बिजली जिसमें आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो है रुपया आ गया। जब ये 1,000, 1,200, 1,500 रुपया आ जाता है तो इस प्रकार से ये रुपया देने वाले लोग जो है लाखों में होते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी 1-1 हज़ार रुपया दे रहा तो कितना पैसा हो गया। तो ये जो एक लाख रुपया दे रहे हैं, तो अब ये करोड़ों में जो रुपया आ रहा है, फिर ये जाता कहाँ है? ये जाता है नगर निगम को, पैसा जाता है नगर निगम के अधिकारियों को, जाता है एलडीए के अधिकारियों को, जाता है विद्युत विभाग के अधिकारियों को, जाता है जो बिजली दे रहे हैं, जल निगम को पैसा जाता है जो जल उपलब्ध करा रहे हैं, पुलिस विभाग को पैसा जाता है, राजस्व विभाग को जाता है, और जो जमीन परिवहन निगम की जो कब्जे में ले ली गई है उनको भी पैसा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज 7 दिसंबर 2022 लखनऊ का संस्करण दैनिक जागरण, उसने विस्तृत कई पन्नों में रिपोर्ट छापी हुई है। अब यह रिपोर्ट तो क्या शासन के लोग भी पढ़ते हैं, प्रशासन के भी लोग पढ़ते हैं। क्योंकि अखबार हिंदी में है तो हो सकता है भाई शासन प्रशासन के लोग हिंदी में ना पढ़ते हों, अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हों, अंग्रेजी में क्या हो सकता है ना छपता हो। लेकिन क्या इन अधिकारियों को दिखाई भी नहीं पड़ता है कि जब ये अधिकारी निकलते हैं शहरों में, तो अवैध बस्तियां बस्ती इनको नहीं दिखाई देती हैं कि इन अवैध बस्तियों में क्यों हो रहा है, कैसे यहाँ लाइट चल रही है। बम्पर लाखों लाखों बस्ती जो है, कहीं कुकरेल पुल के पास में बस्ती है, तो कहीं कुकरेल नाले के पास बस्ती है, तो कहीं अलीगंज के सेक्टर सी में एलडीए की जमीन उस पर बस्ती है। जमीन एलडीए की, जमीन नगर निगम की, जमीन रेलवे की, और जमीन परिवहन निगम की, और बस्ती बसी हुई है अवैध, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वहां पर दो माफिया आ जाते हैं, एक वोट का माफिया आ जाता है, एक नोट का माफिया। तो नोट वाले ने तो अपना 1,000, 1,200, 1,500 ले लिया शुरुआत में, 4, 6, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार ले लिया। अब वोट वाला माफिया क्या करता है, ये वोटर लिस्ट में नाम डलवाता है। वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है तो आधार कार्ड बनवाता है, राशन कार्ड का होना जरूरी है तो राशन कार्ड बनवाता है, और फिर उनसे वोट लेता है। वोट माफिया वो क्या करता है, सभासद का चुनाव लड़ जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ जाता है, लोकसभा का चुनाव लड़ जाता है। लखनऊ की इतनी बड़ी समस्या वो लखनऊ के माननीय विधायकों को नहीं दिखाई दे रही है, लखनऊ के माननीय सांसद जी को नहीं दिखाई दे रही है। वो माननीय रक्षा मंत्री हैं। अब रक्षा मंत्री हैं, कैसे रक्षा कर रहे हैं, अभी उसमें एक पीएफआई का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। वो कहां से, वो उसी अवैध बस्ती से गिरफ्तार किया गया। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी वहां रह रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोहिंग्या रह रहे हैं। उनकी भाषा से, वेशभूषा से पता चल जाएगा ये कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि भाषा से पहचान लिया जाएगा,
कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। तो यहाँ रोहिंग्या को पहचानने की ज़रूरत है, बांग्लादेशी को पहचानने की ज़रूरत है, और जो भी अवैध व्यक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है कि आप कैसे रह रहे हैं। अधिकारियों से भी पूछताछ करने की ज़रूरत है, अधिकारियों के भी खिलाफ कार्यवाही करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सब हो तो रहा अधिकारी की मिलीभगत से, माफिया और अधिकारी इनकी मिलीभगत से। और इसको बिल्कुल टेम्पो अड्डा मान के चलिए, अवैध टेम्पो अड्डा। तो अवैध टेम्पो अड्डा क्या होता है कि वो सरकार की सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं अड्डा, लेकिन वसूली हो रही है, वो पैसा एक माफिया बैठा है वसूली करने के लिए, उसको भी पैसा जा रहा है, विधायक को भी पैसा जा रहा है, सांसद को भी पैसा जा रहा है, पुलिस को भी पैसा जा रहा है। ये समय समय पर अखबारों में छपता रहता है। अभी लखनऊ के कई उसमें हुआ, तो मुझे मोहान जाना पड़ा, तो वहाँ पर बसें खड़ी रहा करती थी और टेम्पो ऑटो ये सब खड़ा रहते, देखा कि कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि दूर खड़ी हैं बसें। तो मैंने पता किया तो पता चला कि इस समय जांच हो रही है, इसलिए थोड़ा दूर खड़ी कर दी जाएंगी, और उसके बाद फिर 2-4 दिन में रेगुलर हो जाएंगे, फिर उसी जगह पे खड़ी होंगी। आज जो है थोड़ा 100-200 मीटर आगे खड़ी कर दी गई। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना है जो पूरे देश में हो रहा है। अब आज संसद का सत्र शुरू हुआ, प्रारंभ हो गया दिल्ली में। माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि ये अवैध बस्तियां जो हैं इन पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे, और कोई केवल एक ही सरकार नहीं कि भाजपा की सरकार जारी करे और जनता दल की सरकार सोती रहे, कांग्रेस की सरकार जारी करे और टीएमसी की सरकार सोती रहे, नहीं। सबके लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार हो, चाहे जहां की सरकार हो, वह अपना श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर ये बस्तियां कैसे हैं, कितने दिन के लिए हैं, क्योंकि उनको आवंटन तो दिया नहीं गया है, कोई उनके पास वैधानिक दस्तावेज तो है नहीं। तो दो बात करें कि एक तो आप श्वेत पत्र जारी करें, इन अवैध बस्तियों पर क्या स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपको क्या जानकारी है, और दूसरा आप ये करें कि इनको उचित स्थानों पर इनका पुनर्वास कीजिए। जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो उसमें रह रहे हैं वैधानिक तरीके से, उनका पुनर्वास कीजिए। और जो विदेशी नागरिक हैं, जो अवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, अवांछित तरीके से रह रहे हैं, उनके खिलाफ आप वैधानिक कार्यवाही कीजिए। यह मांग माननीय किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल ने आज दिल्ली में की है। अब अगले विषय पर आते हैं। वो विषय है, जब बात दिल्ली की ही आ गई है, तो ये G20 का मसला। तो G20 अभी 1 दिसंबर को इंडोनेशिया में G20 का अध्यक्ष भारत को बनाया गया। भारत ने अध्यक्ष का पद संभाला और भारत को मेजबानी का अवसर भी दिया गया। ये मेजबानी अब तक का पहला अवसर है। तो जी इसमें इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। तो उस बैठक में जो प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, उसमें तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी रहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी जी रहे, भारतीय जनता पार्टी से जेपी नड्डा जी रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा जी रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी रहे, और कुछ इसमें ये प्रमुख लोग रहे, और कुछ इसमें नहीं रहे, उपस्थित नहीं रह सके। उसमें टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के लोग उसमें नहीं रहे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं रहे, जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं रहे, ये रहा। तो ये 20 नवंबर तो भारत का कार्यकाल 20 नवंबर 2023 तक है। और अब इसमें क्या होना है कि इसमें जो है कई जो है कार्यक्रम होने हैं यहाँ पर भारत में। तो वो कार्यक्रमों होंगे, उनकी तैयारी वो के लिए बैठक मुख्यतया तो 9 और 10 सितंबर 2023 को होगी, परंतु इसकी कुछ बैठकें होंगी पूरे देश भर में, तो वो विभिन्न प्रांतों में भी होंगी। इसलिए सबको साथ लिया गया है कि सब लोगों का सहयोग मिले और अच्छे से सब लोग सहयोग करें और अच्छे ढंग से इसकी मेजबानी भारत कर सके, सफल कर सके। अब इसमें क्या रहता है कि चूंकि ये शिखर सम्मेलन होना है, इसमें आएंगे तो 20 लोग मुख्य राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे,
उनके साथ में 10-20 लोग उनके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एडवाइजर ये रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लोग, मीडिया के लोग, तो किसी देश से 50 आदमी, किसी देश से 100 आदमी, इस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल आएगा। तो ये भी संख्या जो है हजारों में हो जाएगी और कहने के लिए 20 आदमी हैं। तो ये विषय रहेगा। अब इसमें 20-20 G20 में देश कौन कौन से हैं उसको एक नज़र डालते हैं। तो इसमें जो बहुत डेवलप्ड लोग हैं, विकसित देश हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और जो विकासशील देश हैं, जो विकास की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं, वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि भाई हम तो विकसित हो गए हैं, लेकिन आप कैसे विकसित बने, इसका वो टेक्निक बताते हैं। और जो विकासशील हैं, जो आगे विकसित होना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बैठ कर के बात करते हैं, समझते हैं कि भाई हम कैसे आपकी तरीके से विकसित बने। और यह प्रक्रिया जो देशों में चल रही है, यही प्रक्रिया भारत की जातियों में भी होनी चाहिए कि जो जातियां डेवलप्ड हैं, एक तरफ विकसित जातियां, एक तरफ विकासशील जातियां, तो ये भी आपस में बैठे। लेकिन ये तो जो है लड़ने लगती हैं, कहीं कहेंगे भूरा बाल साफ करो, कहीं कहेंगे तिलक तराजू तलवार, इनके डांट डांट मारो चार, इस प्रकार की बात करने लगती है। तो आज जरूरत है कि सभी जातियां भी पास में साथ में बैठें। और पिछड़े जो क्षेत्र हैं, अब पता लगा एक क्षेत्र लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी बहुत आगे हो गया, अब बुंदेलखंड पीछे रह गया। तमाम जनपद, तराई के क्षेत्र, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पोता लगा पूरा का बेल्ट पीछे ही रह गया। न कोई इंडस्ट्री है, न कोई यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से अभी देखिए मिथिलांचल की बात लेकर के आगे कि भाई मिथिला का विकास किया जाए, क्योंकि हमको अपेक्षित वहाँ पर जो है संसाधन नहीं मिल रहे हैं, सहयोग नहीं मिल रहे हैं। तो सबको साथ बैठना चाहिए और G20 से सभी व्यक्तियों को, सभी जातियों को, सभी समाजों को, सभी संगठनों को एक प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा लेकर के उसी तर्ज पर वह भी विकसित बनने का काम करें। हाँ, तो मैं देशों की बात कर रहा था, तो देश उसमें हैं 20 देश। नंबर 1 अर्जेंटीना है, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 ब्राज़ील है, नंबर 4 कनाडा है, नंबर 5 चीन है, नंबर 6 फ्रांस है, नंबर 7 जर्मनी है, नंबर 8 भारत है, नंबर 9 इंडोनेशिया है, नंबर 10 इटली है, नंबर 11 जापान है, नंबर 12 कोरिया गणराज्य है, नंबर 13 मेक्सिको है, नंबर 14 रूस है, नंबर 15 सऊदी अरब है, नंबर 16 दक्षिण अफ्रीका है, नंबर 17 तुर्की है, नंबर 18 ब्रिटेन है, नंबर 19 अमेरिका है और नंबर 20 यूरोपीय संघ है। इतने देश इसमें मिल बैठ करके अपना फैसला लेंगे। अब इसमें एक विशेष बात तो हिंदी को लेकर के है। अगला जो विषय आ रहा है वो हिंदी को लेकर के है। तो हिंदी में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ादी के बाद जो है संविधान बना, तो संविधान में ये व्यवस्था आई 1950 में कि 343 अनुच्छेद लाया गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी केंद्र सरकार की भाषा होगी, हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन फिर उसमें एक पेच फंसाया गया कि 15 साल तक अंग्रेजी रहेगी और उसके बाद फिर संसद चाहेगी तो उसको आगे के लिए बढ़ा देगी और तब तक जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी सीखने का प्रयास करेंगे, हिंदी सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से स्थिति चलती रही। उसके बाद फिर क्या हुआ कि विषय इतना जो है गंभीर हो गया कि ये 1965 जब तक आए तब तक क्या हुआ कि कुछ ऐसा संदेश गया सरकार की ओर से कि नहीं, अब हिंदी का प्रयोग थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो तमिलनाडु में आंदोलन हो गया, तमिलनाडु ने विरोध कर दिया। तो विरोध करने का ये हुआ कि विरोध इस स्तर तक पहुंची कि गोली भी चलने लगी, कई लोग आत्मदाह भी लोग करने लगे और वहाँ के जो प्रमुख 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री O.V. अलगेशन, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। तो स्थिति खैर फिर प्रधानमंत्री नेहरू जी, वो तो होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है हम थोड़ा वापस लेते हैं, विड्रा कर लिए। जब विड्रा कर लिए स्थिति, तो खैर स्थिति संभल गई। तो फिर मसला जो है फिर से इन लोगों ने भी इस्तीफा वापस ले लिया और फिर ठीक से कामकाज चलने लगा। अब इधर क्या हुआ
कि एक विषय ये है कि तब से अब तक हिंदी भाषा भारत की भाषा बनी नहीं पा रही है अहिंदी क्षेत्रों में। अब यहाँ पर सरदार पटेल की ज़रूरत थी कि जैसे सरदार पटेल ने उनके जो नैयर उनके थे, सेक्रेटरी थे, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो अहिंदी भाषियों को हिंदी बोलने, समझने, व्यवहार में लाने के लिए, प्रयोग करने के लिए मना लेते। वो काम जो है आज़ादी के 75 सालों में नहीं हो पाया। और एक घटनाक्रम आता है कि 1916 में जब वो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो 28 दिसंबर 1916 को चूंकि कांग्रेस की स्थापना दिवस 28 दिसंबर, तो उस पर उन्होंने एक सम्मेलन हो रहा था लखनऊ में। तो उस पर गांधी जी ने कहा कि भाई तमिलनाडु के लोगों ने हमसे कहा कि आप अंग्रेजी में बोलिए। तो जब अंग्रेजी में बोलने का विषय आया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है उनसे कहा कि ठीक है मैं इस बार तो बोल देता हूँ अंग्रेजी में, लेकिन आगे से नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको 1 साल का समय दे रहा हूँ। 2016 में उन्होंने कहा कि हम ऐसा समय दे रहे हैं कि 1 साल में आप हिंदी सीख लीजिए। तो गांधी जी ने बात किया कि 1 साल में आप हिंदी सीख लीजिए। उसका परिणाम हुआ कि कुछ लोगों ने हिंदी सीखा भी। लेकिन आज हम जिस चौराहे पर खड़े हुए हैं तो 2022 में बात कर रहे हैं, 7 दिसंबर 2022 को, और अब तक हिंदी भी नहीं, इतने 106 बरस में लोग हिंदी भी नहीं सीख पाए। और हिंदी सीखना तो दूर रहा, हिंदी का विरोध भी लिए बैठे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को व्यवहार में लाएंगे, अंग्रेजी से उन्हें कोई परहेज नहीं, लेकिन स्वदेशी भाषा हिंदी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो विरोध कर रहे हैं वो नासमझी बस कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सरकार का बड़ा रोल है कि उनको मनाना चाहिए। जब गांधी जी कहते थे कि 1 साल में सीख लीजिए, तो सरकार को भी इस स्तर पर तैयार होना चाहिए कि उनको 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल में सिखाते। 100 साल इतना समय हो गया जो है, लंबा समय बीत गया, अभी नहीं सीख पा रहे हैं वो लोग। इसमें एक प्रकरण आता है कि एनी बेसेंट ने ही सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक सभा बनाई। वो सभा थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और उसकी स्थापना किया उन्होंने। और वो सब लोग जो गैर हिंदी भाषा के लोग थे, उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक जो है विषय ये आता है कि भाई आखिर कैसे हिंदी को जो है अब तक को लोग नहीं स्वीकार कर पाए। हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को नीति निर्धारित करना चाहिए समयबद्ध तरीके से। और इसमें उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति पर कि आपको हिंदी पढ़ना है, उसके लिए कुछ ऐसी स्थितियां तय की जाए कि हिंदी का कोई ऐसा बहुत बड़ी ये विषय नहीं है कि नहीं आप हिंदी पढ़ाने जाओगे तो हिंदी वो पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। वो हिंदी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुछ यहाँ के लोगों को वहाँ बसाया जाए और उनको एक मेल जोल बढ़ाया जाए। तो मेल जो वो राष्ट्रीय एकीकरण एक विभाग है। अब उसका हम लोग भी बचपन में कई बार दूसरे प्रांतों में गए हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के विषय को लेकर के कैंप लगते थे, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते थे 8 दिन 10 दिन के। अब वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग क्या कर रहा है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा के 14 सितंबर को केवल हिंदी के लिए कार्यक्रम कर लिया। जैसे कल कुछ लोगों ने जो है बाबरी पर कार्यक्रम कर लिया, बस सो गए साल भर के लिए। और कुछ लोगों ने अम्बेडकर पर कार्यक्रम कर लिया और अम्बेडकर को भूल गए फिर साल भर के लिए। फिर पता लगा कि जब दूसरा उनसे संबंधित कोई दिवस आया तो फिर जो है निकल लिए, फिर कस के लच्छेदार भाषण और फिर सो गए। वही हाल हिंदी पर हो रहा है कि 14 सितंबर को लोग आए, निकले घरों से और हिंदी की महत्ता का बखान अंग्रेजी भाषा में किया। और हिंदी पर और कि भाई हिंदी का जो है बहुत अच्छा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं और अंग्रेजी में भाषण दे करके चले गए। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो हिंदी को बचाना होगा। और फिल्मों का अच्छा योगदान रहा, सीरियल का अच्छा योगदान रहा, तो हम सब लोग भी जो है हिंदी की तरफ आगे बढ़ाएं। सरकारों पर भी ये जो है एक जहाँ मौका मिले वहाँ दबाव बनाए कि भाई हिंदी को आगे बढ़ाना है। और हिंदी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो अहिंदी भाषी हैं वो हिंदी भाषा को सीखें, और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो जब दूसरे प्रांतों में जाएंगे, मराठा में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, कर्नाटका में जाएंगे,
तो केरला में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से, तमिलनाडु में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो तमिल भी सीखेंगे, तेलुगु भी सीखेंगे, कन्नड़ भी सीखेंगे, इस प्रकार से रहेगा। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार, फिर भेंट होती है।